Hello and welcome, my dear friends of 10th Standard English Medium, once again to my class of Social Science. Okay, so second chapter हम अभी उसकी हम चर्चा करेंगे. ठीक है, हमारा ऑलरेडी इसका फर्स्ट एक लेक्चर हो चुका है. दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द सेकेंड चैप्टर of our history chapter, cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts. काफी लंबा नाम है इसका. चैप्टर भी थोड़ा लंबा है तो काफी लेक्चर्स होंगे उसके. फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था कि हमारे जो आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस हैं वो कौन कौन से हैं. जनरली ये जो सारे मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे ही हैं, ठीक है, जिसमें से आर्ट ऑफ क्ले वर्क और आर्ट ऑफ वीविंग, जिसमें जनरली हैंड वीविंग के बारे में आता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 9 तक. पेज नंबर 9 पे ही आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी से हमें ये लेक्चर में शुरुआत करनी है. तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको टेक्स्ट बुक जो है वो यू शुड कीप इट इन योर हैंड along with a pencil or highlighter. So when and where I find it necessary to point it out, I will point it out and you will have to underline that sentence, as it is going to be very important in context of understanding the chapter. Okay, so moving on with the topic art of embroidery on page number 9. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी को हिंदी में बुनाई कहते हैं. जो बुनते हैं हम धागे से, सुई धागे से कपड़ों के ऊपर, दैट इज उसको एक एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है. लेकिन इसके अलावा काफी कुछ डिजाइनिंग वर्क आइडल और स्टैचूज में भी किया जाता है. ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, राइट. क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जो एक पर्टिकुलर एक आर्ट है, वो सिर्फ कोई एक ही जगह के लिए सीमित नहीं है. एंड एज इट इज रिटन इन द वेरी फर्स्ट लाइन, ओके, it can be seen on the clothes of and idols of statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. ये दोनों सिविलाइजेशन काफी पुराने हैं दोनों. हड़प्पा एंड मोहेंजो-दरो जो कि 4-5 हजार साल पुराने सिविलाइजेशन हैं. तो जमीन का खुदाई के दौरान, यानी कि एक्सकैवेशन वर्क के दौरान, उसके काफी सारे रिमेन्स, एविडेंसेस हमें ऑलरेडी मिले हैं. The art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time. पुराने जमाने में जो लोग कपड़े पहनते थे, इवन बच्चे भी जो कपड़े पहनते थे, तो उनको जनरली डिजाइनिंग वर्क वाले जो है ऐसे कपड़े ज्यादा पसंद आते थे. ऐसा फैशन था, हम ये कह सकते हैं, ट्रेंड था उस वक्त. तो वैसे कपड़ों के भी शायद रिमेन्स हमें मिले हैं. दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वाज सीन on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of the Indus civilization. So रिसर्च की बदौलत हमें ये पता चला कि खास करके ये एरियाज में, ओके, जो आपको मार्क या अंडरलाइन करना चाहिए, सौराष्ट्र, सिंध, कच्छ रीजन में जो एविडेंसेस मिले हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि एम्ब्रॉयडरी काफी फेमस था उस वक्त. एंड सिमिलरली कश्मीरी कसब, ये एरियाज के अलावा कश्मीर रीजन में भी कसब यानी एक फारसी या अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब भी आर्ट होता है. तो कश्मीरी स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी जो कि टोटली अलग था उस एरिया का, ठीक है, वहां के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं. और हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में वो काफी फेमस था, कश्मीरी कसब. ओके, और उर्दू, फारसी या अरेबिक वर्ड लैंग्वेज का ये वर्ड है. अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, गुजरात का थोड़ा बहुत हम बात करेंगे कि एम्ब्रॉयडरी में जो जामनगर का बांधनी है, इवन आज भी फेमस है वो चीज. खास करके गर्ल्स को इसके बारे में ज्यादा पता होगा. जयपुर, भुज और मांडवी, ठीक है, ये जो 4-5 जगह का मेंशन किया गया है गुजरात की, वो सारे जगहों की जो बांधनियां हैं, एम्ब्रॉयडरी जो बांधनी है, वो काफी पॉपुलर थी. The traditional style of bandhani with all its luster यानी स्टाइल होता है, luster, and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dies and picture is very popular today. ठीक है, इसके अंदर जो डिजाइनिंग वर्क होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि जो छोटे छोटे साइज के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पपेट्स वगैरह वो ड्रॉ किए जाते हैं और उस पैटर्न से एम्ब्रॉयडरी बनाया जाता है. कॉटन इंडस्ट्री वाज टेकन ओवर by the women of Kutch and
सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। ये सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि इवन टुडे ऑल्सो, खास करके गांव के एरिया में जहाँ पे ऑक्यूपेशन के बहुत सारे ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे एम्ब्रॉयडरी के जो ये विद्या है, जो ये स्किल है, उसको एज कॉटेज इंडस्ट्री लिया जाता था और इवन आज भी लिया जाता है। खास करके विमेन इस कॉटेज इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व थी या इवन है आज भी। ओके, द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरन्स, चकरा, पिलो कवर, बेड शीट्स, शाख, तोडलिया, ठीक है, काफी सारे गुजराती वर्ड्स हैं ये सारे। क्लोथ्स लाइक केडिया इज वेल नोन इवन टुडे। तो पुराने जमाने से लेकर आज तक ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली जो क्लोथ्स वगैरह है, डिजाइन पैटर्न वाली, वो आज भी फेमस है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज आल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल, जो ओढ़ने वाले जो कपड़े होते हैं विंटर सीजन में, क्विल्ट, ठीक है, और ठंड से बचने के लिए, या तो फिर शॉल, उनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी पाई जाती है, इवन आज भी पाई जाती है। तो एक शौक की बात है, लोगों को ऐसा शौक होता है कि कपड़ों के ऊपर, वो चाहे पहनने के कपड़े हो या क्विल्ट है या शॉल है या तो चादर है, ठीक है, उसके ऊपर जनरली इंसान ऐसा पसंद करता है, खास करके इंडियन जो मेंटालिटी ऐसी है, तो वो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट community of Banni area of Kutch is unique in itself। जो जट कम्युनिटी है, यहाँ पे जाट नहीं बोलना है, जाट जो है वो हरियाणा के होते हैं, ठीक है। तो कच्छ की जो जट कम्युनिटी है, उनके बन्नी एरिया में जो कच्छ, वो वहाँ का बहुत ही फेमस है, ठीक है। अगर हम कच्छ का विजिट करते हैं तो ऐसी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल वाले जो कपड़े हैं वो वहाँ पे लोकल लेवल एरिया में काफी बड़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, काफी वैरायटीज इसमें होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एम्ब्रॉयडरी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है लेदर इंडस्ट्री के बारे में। सो वी आर obviously going to study about leather industry, okay? It is also a very interesting topic. Skin of dead animals was used for the various purposes of ancient India. Interesting है ये चीज समझना हमारे लिए कि लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर का सीधा मतलब चमड़ा होता है, ठीक है। तो खास करके एनिमल्स का जो स्किन होता है, जब एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसका जो स्किन है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होते हैं। भले एनिमल मर जाए लेकिन उनका जो स्किन है वो हमारे काफी काम में आ सकता है। तो ये नॉलेज हमें पुराने जमाने से है, और इवन टुडे ऑल्सो वी आर यूटिलाइजिंग दिस special characteristic of dead animal skin to make so many several things of our use, okay? और एनिमल जो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद काफी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी स्किन निकाली जाती है, एंड देन आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड इन ट्रेडिशनल मैनर। उसको प्रिजर्व करने के लिए वो सड़ ना जाए, खास करके, या तो फिर फट ना जाए या तो टूट ना जाए, ठीक है। वो चीज का ध्यान में रखते हुए लेदर को स्पेशल वे में प्रोसेस किया जाता है। लेदर वाज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग मशक। ये एक्चुअली आपको सेंटेंस अंडरलाइन करना चाहिए, आपको पता चले कि मशक क्या है ये समझने के लिए, वरना आप भूल सकते हैं। तो मशक जो है पहले के जमाने में एक लेदर बैग हुआ करती थी, खास करके ऐसे एरिया में, डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे, कैमल कार्ट या तो फिर हॉर्स कार्ट के ऊपर बैठ के ऐसे एरिया में से ट्रैवल करते थे जहाँ पे पानी जो है बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता था। तो लेदर से बनाई हुई बैग के अंदर पानी को स्टोर करके वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे लिए। मशक जो है वो एक टाइप की वाटर बैग है जो लेदर से बनती है। ओके, दैट्स द सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन यू शुड हैव ओके इन योर माइंड। उसके अलावा लेदर का उपयोग जो है वो रिदम के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता था, और इवन आज भी किया जाता है। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम यहाँ पे लिखे हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 10 एक्चुअली। आपका मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पेज नंबर 10 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं रिदम के इंस्ट्रूमेंट्स, खास करके कॉस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके अलावा बिलोज, ब्लैक्समिथ, वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर। आपको पता ही है
कि चप्पल है या तो फिर शूज है या तो फिर बेल्ट जो हम पहनते हैं वो भी ओरिजिनल लेदर से बने हुए होते हैं। जो ओरिजिनल लेदर से बने हुए चीजें जो ये सारी होती है वो प्राइस वाइज देखा जाए तो महंगी होती है। महंगी इसलिए होती है क्योंकि क्वालिटी में अच्छी होती है, प्लस इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहता है। मैंने आपको आगे बताया वैसे कि एनिमल भले ही उसकी डेथ हो जाए लेकिन उसका स्किन का जो क्वालिटी वैसा होता है कि अगर हम उसको प्रोसेस करके ठीक से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, तो वो काफी लंबे समय तक हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए उसका प्राइस वाइज जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ओके, क्या क्या एग्जांपल्स हम इसके लिए ज्यादा दे सकते हैं? तो इवन टुडे आल्सो, सिंस द एंशिएंट टाइम टिल टुडे, leather industry has a prominent place in ancient India. Well knitted मोजड़ी ऑफ राजस्थान के पहला बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि स्पेशल ओकेजन में जो लेदर का मोजड़ी पहना जाता है, खास करके शादी का ओकेजन में, शूज या तो फिर लेदर नीटेड पर्सेस, उसके अलावा बेल्ट्स होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स आल्सो, अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स आल्सो वी आर यूजिंग मेड ऑफ लेदर एंड for horse and camel like साज, पलाण एंड लगाम। ठीक है, जो एनिमल्स से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी होती है तो उसको भी हम लेदर से बनाते हैं। साज, पलाण और लगाम जो होती है, हॉर्स को कंट्रोल, सपोज कोई घोड़े पर सवारी करने वाला जो घुड़सवार होता है, हॉर्स राइडर होता है, उस घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए आपने देखा ही होगा पिक्चर में या तो वीडियो में, उसके हाथ में एक लगाम होती है, ठीक है, वो भी स्किन से बनाई जाती है। ओके, फिर जो कुछ दूसरे डिफिकल्ट वर्ड है, साज, पलाण, उस साज जो है वो भी हॉर्स के ऊपर लगाया जाता था, पहले के जमाने की बात है। आजकल तो हम ऐसा नहीं करते, बहुत रेयर ओकेजन में ऐसा किया जाता है। हॉर्स के ऊपर एक डेकोरेटिव क्लोथ होता है और उस हॉर्स को, यानी वो डेकोरेटिव क्लोथ उसकी पीठ के ऊपर बिछाया जाता है और उस हॉर्स को स्पेशल सेरेमनी के लिए हम यूज करते हैं। खास करके कोई रिलीजियस प्रोसेशन है उसमें, और खास करके पुराने जमाने में राजा या रानी या तो प्रिंस है या प्रिंसेस है, ठीक है, उनके खास घोड़े को इस तरह से सजाया जाता था ताकि दूर से भी पहचाना जा सके कि ये कोई रॉयल हॉर्स है, उसके ऊपर बैठा हुआ जो इंसान है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको हम साज कहते हैं। पलाण कैमल के लिए होता है, ठीक है, और क्योंकि कैमल का जो ऊपर का हिस्सा होता है तो ऑब्वियसली एक उसका पेक्यूलियर शेप होता है जिसकी वजह से बैठने में दिक्कत होती है, तो वो बैठने में आसानी रहे इसलिए कैमल के ऊपर ये पलाण जो है वो बनाकर वहां पे रखा जाता है ताकि इंसान आराम से वहां पे बैठ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेदर इंडस्ट्री। ओके, मूविंग ऑन, डायमंड, बीड वर्क एंड एनामल वर्क। ओके, ये बहुत सारे एक ऐसे कुछ टाइप के जो डायमंड्स होते हैं उसके यहाँ पे अलग अलग नाम हमें जानने को मिलेंगे। सभी को हम डायमंड नहीं कहते, लेकिन डायमंड का अगर मैं रफली क्लासिफिकेशन अगर करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि व्हाइट कलर का जो होता है उसको डायमंड कहते हैं, और फिर दूसरे अगर कलर होते हैं तो उसके कलर के हिसाब से उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, डायमंड एक टाइप का प्रेशियस मिनरल है जो जमीन के अंदर से या तो फिर इवन पानी के अंदर से भी मिलता है। आइए देखते हैं किस तरह से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है डायमंड, बीड वर्क एंड एनामल वर्क। India has 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग टू ऑल द थ्री डायरेक्शंस। ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन इसलिए करना चाहिए ताकि हमें पता चलता है यहाँ पे कि हमारा कोस्टल एरिया जो कितना लंबा है। तीन साइड में है वो तो हम जानते ही हैं, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में, नॉर्थ में नहीं है, ठीक है, लेकिन लेंथ वाइज इतना है 7,517 किलोमीटर। So diamond and beads are available in plenty.
काफी अच्छी खासी मात्रा में हमें डायमंड ऐसे कोस्टल एरिया में से अवेलेबल होता है। देयर हैव बीन वाइड रेंज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स, अब नए नए नाम आते जाएंगे, ठीक है। जेम्स छोटी साइज के जो पत्थर होते हैं व्हाइट कलर के, या तो फिर ऑब्वियसली कुछ दूसरे भी कलर्स होते हैं, ठीक है। आपने ये कैडबरी जेम्स के बारे में पढ़ा होगा, ओके। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो जो शेप की जो छोटी छोटी चॉकलेट्स बनाई जाती है, कुछ वैसे ही शेप के यहाँ ये डायमंड होते हैं जो अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं। सो ऑब्वियसली दे आर नोन एज जेम्स, ओके। सो जेम्स and diamonds since ancient times, trades of diamonds and beads were carried out through the sea routes with different countries across the sea. इंडिया में जो जेम्स और डायमंड पाए जाते थे उनको यहाँ से ले जा करके दूसरे देशों में भी बेचा जाता था। ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग जो है वो सी रूट के जरिए होता था पुराने जमाने में। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज सिंस लॉन्ग। काफी टाइम से और इवन आज भी डायमंड से जड़े हुए जो गहने होते हैं वो बहुत भारी डिमांड में होते थे, खास करके उन लोगों के जो जिनकी कैपेसिटी ज्यादा, लाइक फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी हुआ करती थी, रॉयल फैमिली से जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही शौकीन थे डायमंड से जड़े हुए ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए, ठीक है। द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स यहाँ पे अंडरलाइन आपको करना है, वैसे आपको आसान है इसको याद रखना, लेकिन आपने सुने ही होंगे ये नाम, कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल और फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। ये डायमंड्स जो है कोहिनूर और ग्रेट मुगल, जो इंडिया के कोई उस जमाने के राजा लोग जो है वो लाइक इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा जानकारी शायद आपको पता होगा, लेकिन कोहिनूर जो डायमंड है वो फिलहाल ब्रिटिश म्यूजियम में है, इंग्लैंड में, लंदन सिटी में, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे चल रहा था तो किंग ऑफ पटियाला जो है वो कोहिनूर डायमंड अपने मुकुट में पहनते थे, ठीक है। अब उस किंग को ब्रिटिश आर्मी ने हेल्प की थी कोई वॉर जीतने के लिए, तो खुश होके ब्रिटिशर्स को किंग ऑफ पटियाला ने ये कोहिनूर डायमंड जो है वो गिफ्ट में दिया था। काफी ऐसी गलत स्टोरियां चल रही है एक्चुअली हिस्ट्री में कि वो कोहिनूर डायमंड जो है ब्रिटिशर्स हमारे पास से लूट कर गए थे, ठीक है। वो स्टोरी एक्चुअली सही नहीं है। वो एक्चुअली कोहिनूर डायमंड जो है वो किंग ऑफ पटियाला ने ब्रिटिशर्स को विलिंगली ओके गिफ्ट में दिया था, और तब से लेकर यानी जब ऑब्वियसली जब इंडिया आजाद हुआ 1947, तो उनके जो सारे बिलोंगिंग थे ब्रिटिशर्स के वो लोग यहाँ से लेकर गए वहां पे, तो ये चीज भी उसमें शामिल था, कोहिनूर डायमंड। एंड लाइक एज सून एज दे टुक इट अवे फ्रॉम अस राइट इन 1947, तब से लेकर इवन अभी तक भी ब्रिटिश म्यूजियम का अगर विजिट किया जाए लंदन सिटी में तो वो कोहिनूर डायमंड जो है वो देखने को मिलता है। और बहुत ही बढ़िया डायमंड है, नॉर्मल साइज का जो ऑनियन होता है, ठीक है, उतनी उसकी साइज है। And even in the extreme darkness also, that diamond is visible. इतना उसका natural illumination है कोहिनूर डायमंड का। उसके अलावा जो ग्रेट मुगल है वो भी एक डायमंड का नाम है। मुगल एम्परर्स अपने मुकुट पे ये डायमंड जो है वो पहना करते थे, ठीक है। So that is also another example. तो डायमंड जो है one of the most precious mineral that has been known in the world, okay. उसके अलावा ज्वेलरी की बात करें तो काफी वैरायटी होती है ज्वेलरी में, जिसमें अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग स्टाइल के डायमंड जो है वो यूज किए जाते हैं। डायमंड से ही मिले जुले दूसरे कुछ नाम है। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड एंड टोपाज वर यूज्ड टू adorn the beauty, beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. Okay, यहाँ पे ये सेंटेंस से हमें पता चलता है कि सिर्फ इंसान अपने पर्सनली जो पहनने वाले जो गहने हैं सिर्फ उसके लिए, लेकिन जो थ्रोन्स या क्राउन्स हुआ करते थे, क्राउन यानी मुकुट वो तो हम समझते हैं, लेकिन जो थ्रोन्स होते हैं यानी राजा को खास करके बैठने की जो गद्दी होती है
जहाँ पे वो लाइक अपने राज दरबार में बैठता है, वहां पे भी वो इतने शौकीन हुआ करते थे कि उस राजगद्दी को भी डायमंड से जड़ा जाता था। तो वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ प्रेशियस एंड हाउ मच like expensive that particular throne of the king would be. Okay. उसके अलावा वो लोग जो ब्रेसलेट और गार्लैंड पहनते थे उसमें भी डायमंड्स और रूबीज जो है कलरफुल डायमंड्स वो जड़े जाते थे। बीड वर्क इज आल्सो फाउंड इन प्रोमिनेंट इन गुजरात। गुजरात की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तोरणस, पछित, पॉट, बारी यानी कि डोर ग्रिल्स, फ्रेम्स, जो बारी होती है जिसको हम इंग्लिश में विंडो कहते हैं। पुराने जमाने में भी ऐसे विंडोज हुआ करती थी, लेकिन लोग उस जमाने में विंडोज को भी सजाया करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि लोग भी कितना शौकीन थे डायमंड्स के बारे में, डिजाइन के बारे में। फिर उसके अलावा चकड़ा, ये गुजराती वर्ड है, विच इज एक्चुअली ट्रेडिशनल वॉल पीस। आज भी हम लोग वॉल पीस रखते हैं जिसमें कुछ जगहों पे ऐसे वॉल पीस देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसा प्रेशियस एम्ब्रॉयडरी किया है या तो डायमंड जैसा। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे डायमंड या सोने वगैरह जो प्रेशियस मिनरल्स हैं उससे जड़े हुए जो वॉल पीसेस हैं वो लगाया करते थे अपनी दीवार के ऊपर। ओके। और उसके अलावा एक और गुजराती वर्ड आ रहा है हमारे सामने, दैट इज नोन एज मोडिया। मोडिया क्या है? बेसिकली उसका एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ पे जहां पे गुजराती वर्ड्स है आपको अंडरलाइन वहां पे करना चाहिए। ओके। थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, उसकी थर्ड लाइन से तोरण, पछित, पॉट, बारी, चकड़ा, फिर इंडोनी, मोडिया, ये सारे गुजराती वर्ड्स हैं और मोडिया का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है। अ नेट विच कवर्स द माउथ ऑफ अ बुलॉक। ठीक है। जो बैल होता है उसका माउथ को कवर करने के लिए जो बनाया जाता था डिजाइन वाला क्लोथ, तो इवन यहाँ पर भी लाइक कुछ जगहों पे या तो फिर उसके हॉर्न्स के ऊपर जो उसका सिंग होता है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए जो लगाया जाता था वो भी इवन डायमंड से बना हुआ था। ओके। हैंड फैंस, ऑब्वियसली उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो लोग गर्मी में क्या करते थे, हाथ से चलाने वाले पंखे जो थे लोग बनाते थे। ठीक है। तो वो भी डिजाइन वाले हुआ करते थे, ऐसे वैसे नहीं, लेकिन डिजाइन वाले पंखे जो है वो हुआ करते थे। एनिमल बैक कवर, जिसको गुजराती में झूल कहा जाता है, वो भी लाइक आर्टिस्टिक वे में बनाया जाता था और कुछ जगहों पर वो डायमंड से भी बनाया, डायमंड से सजाया जाता था। फिर बीच में यहाँ पे एक वर्ड आता है कि लग्नना नारियल यानी ऑब्वियसली जो कोकोनट कुदरती जो होता है उसकी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन नारियल शेप का एक बनाया जाता था जो शुभ अवसर पर, खास करके जो शादी ब्याह के अवसर पर वो जो लड़की वाले हैं वो लग्नना नारियल जो है वो इस तरह से बना के लड़के वाले को देते थे एक शुकुन के मौके पर, ऐसा कुछ किया जाता था एज फार एज आई नो। ठीक है। तो वो एक आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है। उसके बाद उसके नीचे का जो पैराग्राफ है, इंडिया हैज बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इमेमोरियल। पुराने जमाने से हम ज्वेलरी में हम लोग उसमें भी काफी आगे हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टीज कैन बी सीन इन इनेबल वर्क अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। ओके। गोल्ड और सिल्वर वर्क के अलावा डायमंड के बारे में हमने देखा, उसके अलावा एनामल जो कि छोटे छोटे कलरफुल डायमंड्स होते हैं एक टाइप के, उसमें भी इंडिया बहुत ही फेमस था। Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue। जैसे मैंने आपको बताया कि कलरफुल जो छोटे डायमंड्स होते हैं बहुत छोटी साइज के, आपने देखे ही होंगे डेफिनेटली, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट कहीं ना कहीं, कि जो ऑर्नामेंट होता है गोल्ड या सिल्वर से बना हुआ, गोल्ड का खास करके, ठीक है, और उसके अंदर जो इनले वर्क किया जाता है, इनले वर्क का मतलब होता है कि मेन ऑर्नामेंट के अंदर की साइड में जो डिजाइन किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर ये छोटी छोटी साइज के जो डायमंड जड़े जाते हैं उसको एनेमल वर्क कहा जाता है।
ठीक है, तो ये एनिमल्स जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू, या तो इन रेयर केसेस ऑरेंज कलर के भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ऑर्नामेंट्स जिसके अंदर ये सजाए जाते थे और इवन आज भी सजाए जाते हैं वो है रिंग्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, की चेन जो हम गले में पहनते हैं वो सब। ठीक है, experts of animal works are seen especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and Hyderabad। ठीक है, ये चीज एक्चुअली आज के जमाने में भी लागू पड़ती है। आपको ये सेंटेंस अंडरलाइन करना चाहिए कि खास करके कौन कौन से एरिया के जो एनिमल वर्क के आर्टिस्ट हैं वो पहले भी और इवन आज भी पाए जाते हैं। तो वो शहरों के नाम है लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, ये सिटीज के नाम आपको याद रखना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन, जरी वर्क। जरी एक गुजराती जैसा लगने वाला वर्ड है लेकिन हिंदी में भी हम उसको जरी ही बोलते हैं। तो देखते हैं जरी वर्क क्या है। बेसिकली मैं आपको अपनी हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा है कि जो कपड़े होते हैं जो पहनने के लिए, खास करके साड़ियां वगैरह जो होती है या तो फिर सलवार कमीज वगैरह होता है, प्रेशियस होता है, तो वो प्रेशियस भी होता है क्योंकि उसके अंदर जरी वर्क किया जाता है। ठीक है, जरी वर्क किस तरह से किया जाता है? तो उसके लिए गोल्ड या सिल्वर से बनी हुई जो थ्रेड्स है, गोल्डन या तो सिल्वर थ्रेड्स, उसका इस्तेमाल किया जाता है। Therefore, it looks very artistic, very attractive in terms of design, and ultimately it is very expensive also. ठीक है, तो golden and silver threads are woven with clothes and embroidery is done with the gold and silver threads to decorate the clothes। कपड़ों का डेकोरेशन खास करके ऐसे गोल्ड या सिल्वर के थ्रेड से किया जाता है। सूरत इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। अंडरलाइन प्लीज, गुजरात का सूरत जो है वो जरी वर्क के लिए आज भी फेमस है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इसलिए काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सूरत से कोई पर्टिकुलर, खास करके साड़ियां जो है सूरत में बनी हुई साड़ियां, वो वहां पे लेकर आते हैं और उसका सेलिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क। जरदोशी वर्क जो होता है वो एक्चुअली एक नाम है, एक पैटर्न का नाम है जो स्पेशल टाइप का निटिंग या एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, उसको जरदोशी वर्क कहा जाता है। सो इट्स वेरी यूनिक। इवन आर्टिसंस ऑफ सूरत could make beautiful dresses like sari, panetar, garchoda and bordered with jari if needed। ये सारे जो लाइक ड्रेसेस के नाम मैंने दिए हैं साड़ी के अलावा, पानेतर तो ऑब्वियसली गर्ल्स को मालूम होगा कि लड़की की जब शादी होती है तो वो मैरिज के ओकेजन में जो पहनती है, ठीक है, सर के ऊपर ओढ़ के, तो ऑब्वियसली उसको पानेतर कहा जाता है। गरचोड़ा वो भी एक ऐसा लाइक क्लोथ है जो लेडीज के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, और ऐसे कपड़ों को खास करके जो बहुत ही स्पेशल ओकेजन में हम पहनते हैं, तो वैसे ही कपड़ों को गोल्ड या सिल्वर की जरी से सजाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लाइक डायमंड बीड वर्क, एनामल वर्क और जरी वर्क का जो टॉपिक था हमारा वो। अब आगे बढ़ते हैं मेटल वर्क, विच इज इन इंग्लिश नोन एज एंग्रेविंग। ओके, पेज नंबर 11 के ऊपर है। मेटल वर्क इज आल्सो वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। अंडरलाइन करना चाहिए आपको, स्टोन एज के बाद मेटल एज की शुरुआत हुई थी। ओके, द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल। जो मेटल का इस्तेमाल करके लोथल के आर्टिसंस जो है उस जमाने में बनाया करते थे कुछ अलग अलग टाइप के वेपन्स, जिसके एग्जांपल है जैसे कि सिकल है, ड्रिल है, ठीक है, अंदर की साइड से मुड़ा हुआ जो एक कर्व सॉ, उसको हम ड्रिल कहेंगे यहाँ पे, एंड नीडल वो भी बनाई जाती थी कॉपर और ब्रोंज से, राइट। सो ये एग्जांपल भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए। उसके अलावा दूसरे भी एग्जांपल हैं वेपन्स के अलावा कौन कौन सी चीजें बनाते थे, तो यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स दे यूज्ड टू मेक। आर्म्स एंड एम्यूनिशन फॉर वॉर्स वर मेड ऑफ मेटल। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल मूवीज में आपने देखा होगा
कि पुराने जमाने के जो राजा महाराजा है वो अपने हथियार जो है वो किस तरह से बनाते थे। तो उसमें दिखाया जाता है कि ये वो भी वो मेटल से बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ये तो बहुत महंगे मिनरल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर, तो आर्म या एम्युनिशन में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ये मेटल्स को ऑर्नामेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। फिर कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज जो है वो यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और इवन टुडे आल्सो कॉपर एंड ब्रास एंड स्टील एंड आयरन वी कैन बिकम लाइक यूजिंग देम वी मेक द यूटेंसिल्स टू यूज। ओके, और उसके अलावा मूर्तियां भी मेटल से बनाई जाती थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी मेटल से बनाए जाते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल वर्क और एंग्रेविंग। नाउ मूविंग ऑन, वुडन आर्ट। ओके, अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। वुडन आर्ट यानी जो जंगल से, पेड़ों से जो लकड़ी अवेलेबल होता है उसमें से हम किस तरह से आर्ट प्रोड्यूस करते थे। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ओके, इंसान जो है वो जंगलों से पहले से ही अटैच्ड रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे और जंगल जो है हमारी काफी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ओके, इनिशियली वुड वाज यूज्ड एज अ फायर। पहले वुड को आप जलाते थे अग्नि पैदा करने के लिए, आग पैदा करने के लिए, फायर के जरिए हमें, लाइक जंगल के जरिए हमें फायरवुड मिलता था। लेटर ऑन फॉर मेकिंग वेपन्स, कंस्ट्रक्शन, वेपन्स का तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम वुड बहुत भारी मात्रा में यूज करते थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, इवन आज भी वुड का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वुड जो है वो हमें ठंड से बचाता है। तो ऐसे कंट्रीज या तो ऐसे एरिया, इवन हमारे देश में भी ऐसे काफी एरिया जहाँ पर बहुत सारी ठंड पड़ती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हाउसेस को बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वुड पुराने जमाने में भी यूज किया जाता था। ग्रेजुअली वुड वाज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक मेकिंग आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के खिलौने हैं, फिर मूर्तियां हैं वो बनाने के लिए, वुडन पिलर्स बनाने के लिए, विंडोज, डोर्स, वो सब तो हम उससे ही बनाते हैं ऑब्वियसली। स्मॉल हट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस, एक स्पेशल चीज है कि टेरेस के ऊपर कोई बड़ा सा मकान है, लेकिन उसके ऊपर भी टेरेस के ऊपर एक छोटा सा एक रूम जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो काफी लोग ऐसा करते हैं कि वो वुड से बनाते हैं। ठीक है, टेरेस के ऊपर ऐसा बनाते हैं। एंड देन thrones, chairs and grills, these are very popular uses of wood. Okay, बैठने के लिए कुर्सी वगैरह है, तो जिन्हें आप लोग गुजराती में बैठक कहते तो वो भी वुड से बनाई जाती है। ग्रिल्स और चेयर, टेबल वगैरह, फर्नीचर बहुत भारी मात्रा में, फर्नीचर हर एक टाइप का फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दिस वे वुड कार्विंग वाज डेवलप्ड। वो वुड से बहुत सारी चीजें तो बनती है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं वुडन आर्ट की, तो वुड के अंदर जो डिजाइन किया जाता है, that particular design is known as wood carving. So that was famous in the ancient time and it is famous even in the present time also. Okay, so in this way wood carving was developed. Wood furniture like swings and toys of Eidar and Sankheda in Gujarat are well known. Underline कीजिए इसको, ये सेंटेंस को, लास्ट सेंटेंस को, कि जो स्विंग्स यानी झूले जो बनाते हैं, टॉयज ऑफ ईडर गुजरात का ये बहुत ही फेमस है। पुराने जमाने का बात किया जाए तो ईडर जो है वो बच्चों के लकड़े से बने हुए जो खिलौने हैं उसके लिए फेमस था, और शायद आज भी लकड़ी से बने हुए जो काफी खिलौने, कलरफुल जो टॉयज है वो आज भी अवेलेबल है ईडर, और इवन उसके आसपास का ही एरिया है संखेड़ा, वहां से ऐसे टॉयज अवेलेबल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अकीक वर्क, सॉरी ये बीच में रह गया, इनले वर्क। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया। ये भी काफी पुरानी विद्या है। इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स एंड रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग।
अब यहाँ पे ये सारे ऑर्नामेंट्स के नाम इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही ओके उसी चीज का मैंने जिक्र ऑलरेडी किया था कि ऑर्नामेंट्स एकदम प्लेन नहीं होता है, उसके अंदर डिजाइन होता है। उसके अंदर की जो बहुत छोटी छोटी जो डिजाइन होती है उसी को कहा जाता है इनले वर्क। और खास करके ऐसे ऑर्नामेंट्स नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, इसके अंदर ऐसा इनले वर्क जो है वो पाया जाता था। और इवन आज भी ऐसे ही ऑर्नामेंट हम आज भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ऑर्नामेंट के अंदर डिजाइन नहीं होता है तो जनरली ऐसे ऑर्नामेंट को पसंद नहीं किया जाता है। तो वी प्रेफर टू वेयर ऑर्नामेंट्स विद आर्टिस्टिक एंड अट्रैक्टिव डिजाइन ओनली। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है। दमनी टिक्को एक्चुअली गुजराती वर्ड है, ठीक है, लेडीज इसको पहनती हैं, उनके सिर के ऊपर वो पहनती हैं। Damni was studded with precious gems like diamonds, pearls, rubies. वो कोई ऐसा वैसा ऑर्नामेंट नहीं है, लेकिन डायमंड या पर्ल से या रुबीज से उसको सजाया जाता था। Artisans were experts in work of inlay art. Bikaner area of Rajasthan is more popular in inlay ornament. Please underline this sentence. Fill in the blank या objective question के लिए बहुत important है। राजस्थान का जो बीकानेर एरिया है, ठीक है, वो इनले वाले ऑर्नामेंट्स के लिए काफी पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद आता है अकीक वर्क। ये अकीक वर्क जो है वो बहुत ही यूनिक टाइप की आर्ट है, हर एक देशों में नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें अकीक वर्क जो है वो पाया जाता है। अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन। अगर आपको याद रखना है तो वैसे बहुत आसान है, याद नहीं रहता है, ऐसा डाउट है अगर आपको तो अंडरलाइन कर दीजिए कि एक टाइप का बहुत ही कीमती पत्थर है, कलरफुल स्टोन है, स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज। रिवर के आसपास जो वैली एरिया होता है वहां पे ये पाया जाता है। एंड इट इज चीफली chalcedonic mixed with silica, blue and a white stone। ठीक है, एक सिलिका, ब्लू और व्हाइट स्टोन ऐसे जनरली ऐसे कलर उसमें पाए जाते हैं। कार्नेलियन इज मेन स्टोन, एक टाइप का पत्थर है ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो कार्नेलियन इज एक्चुअली द मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी। ठीक है, कार्नेलियन एक ऐसा स्टोन है, यहाँ पे अंडरलाइन आपको करना चाहिए कि इसकी एक खासियत ये है कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार दिखता है, पूरा नहीं लेकिन 50-50 जैसा एक लेवल रहता है, इसलिए उसको सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। और लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड रेड इन कलर, लाल रंग का ये स्टोन होता है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट रानपुर एंड सूरत। ओके, ऐसे अकीक जो है सूरत और रानपुर में अवेलेबल होते हैं गुजरात में, उसको भी अंडरलाइन या हाईलाइट करना चाहिए आपको। All these stones are sent to Khambat to mold into various beautiful ornaments with various designs। खंबात इसके लिए फेमस है इवन टुडे ऑल्सो कि ये स्टोन जहां से भी पाए जाते हैं सूरत या तो रानपुर से, वहां से डिजाइनिंग करने के लिए इनको खंबात भेजा जाता है। ठीक है, तो खास करके खंबात जो कि एक छोटा सा टाउन है आनंद से आगे, वहां पे उसका डिजाइनिंग होता है। बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, तो जो गार्लैंड बनाए जाते हैं, पत्थर के गार्लैंड, पत्थर की जो माला होती है, ठीक है, वो जो पत्थर उसके अंदर हम देख सकते हैं वो एक्चुअली अकीक होते हैं। राइट, सो दैट वाज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट अकीक वर्क। नाउ मूविंग ऑन अबाउट पेंटिंग। ठीक है, इस लेक्चर का ये आखिरी टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे पेंटिंग के बारे में, और बहुत ही एक बढ़िया पेंटिंग इस पेज में दिया गया है। ठीक है, पद्मपाणी अजंता इलोरा की गुफाएं जो है इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, तो उसका एक एग्जांपल है जो ओरिजिनल पेंटिंग का ये पिक्चर है। एक्चुअली ऑल ऑफ द आर्ट्स पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन। सारी विद्याओं में पेंटिंग का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, पेंटिंग इज एन आर्ट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइंस एंड कलर्स। पेंटिंग का ये डेफिनेशन, किसको हम पेंटिंग कहेंगे? तो it is an art which can be expressed by using lines and colors। It's an interesting art। काफी लोगों को पेंटिंग का शौक भी होता है,
इट्स वन ऑफ द हॉबीज, यू नो, कि अपने स्पेयर टाइम में वो पेंटिंग करते हैं और बहुत ही माइंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटी है ये। और ये आर्ट अगर आप हमारे में डेवलप होती है तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इट्स अ गुड प्रोफेशन आल्सो टू परस्यू इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ओके, तो लाइन और कलर्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसी का यूज करके हम पेंटिंग बनाते हैं। The aim of this art is to express emotion by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and colors. इसका एम क्या होता है? सपोज हम इंसान का पेंटिंग करते हैं तो उसके चेहरे की रेखाओं को कुछ पर्टिकुलर ढंग से अरेंज करके हम एक्सप्रेशन शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है, पद्मपाणि अजंता जो पिक्चर दिया गया है 2.2, ओके, उसमें भी एक टिपिकल एक्सप्रेशन फेस के ऊपर हमें दिखता है। ठीक है, we have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old Harappan culture। हड़प्पन कल्चर जो कि 5000 साल पुराना है, वहां के भी पेंटिंग हमें मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां के उस जमाने के लोग 5000 साल पहले भी पेंटिंग किया करते थे। ओके, वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड आउट मेनी टाइम्स बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्क। ठीक है, एक्सकेवेशन वर्क जो करता है वो एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस जिससे ये साबित होता है कि पेंटिंग की आर्ट भी हमारी काफी पुरानी है। We have traces of the pictures of animals and birds in the cave painting of primitive man of Stone Age at भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ये एक एग्जाम्पल है जिसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, कि भीमबेटका एक मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, वहां पे एनिमल और बर्ड्स की पेंटिंग प्रिमिटिव लोग भी इवन किया करते थे, यानी तो काफी बहुत बहुत पुरानी बात हो गई, तो उनके भी रिमेन्स हमारे पास है। पीपल यूज्ड टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्केचेस। लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स भी बनाते थे। ठीक है, ये तो पहले के घरों की हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, आजकल हम जो पेंटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो फ्लोर के ऊपर करते हैं, या तो फिर कैनवस के ऊपर करते हैं, या तो पेपर के ऊपर करते हैं। आज का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट दैट आर्ट इज वेरी वेरी ओल्ड। ओके, अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एलिफेंट, राइनोसेरोस, डियर आर नोटेबल अमंग देम। ओके, अजंता एलोरा आर इनकम्पैरेबल स्पेसिमेन ऑफ सच पेंटिंग। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं काफी पुरानी है वो भी, तो वहां पे जो पेंटिंग किए गए हैं वो इवन आज भी उसका ओरिजिनल कलर जो है, उसका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं देखने के लिए, तो वो बात अलग है। बट दोज केव्स एंड दोज पेंटिंग्स आर स्टिल देयर टुडे इन देयर ओरिजिनल कलर्स। ओके, drawing the sketches of swastik picture Ganesha at the time of festival and celebration is an old tradition of India। ठीक है, कोई स्पेशल फेस्टिवल के दौरान हम जो अलग अलग टाइप के स्वस्तिक हैं, फिर कुछ भगवान की जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, वैसा हम आज भी करते हैं। फिर आपने देखा ही होगा कि दिवाली फेस्टिवल के दौरान हम रंगोली भी बनाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ पेंटिंग एंड दैट इज वन ऑफ the cultural aspect that we have been following since the ancient time। ठीक है, तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया पेंटिंग के बारे में। Now in the next lecture of this chapter we are going to discuss about the fine arts of India। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। ओके, आई होप कि आपको मजा आया होगा। ठीक है, I wish you all the best for remembering all the details about this chapter। लेकिन फिर भी उसको बार बार पढ़िएगा तब जाके आपको याद रहेगा। ठीक है, repeatedly you will have to read the details from the text, only then you will remember। Okay, so thank you very much for your time। You have a very very nice and awesome day। Thank you and take care of yourself।